हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम मार्च 4th वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपने 4th वीक मार्च के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, NICL AO एंड असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए हमने एक GA बूस्टर तैयार किया है। बेसिकली ये पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स का पूरा कवरेज है, PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराया जाता है। आपने देखा कि अगर हम पिछले बार के एग्ज़ाम की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, कैपिटल करेंसी, इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड एंड ऑनर, रामसर साइट्स या फिर स्ट्रेटेजी के आप कह सकते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़, बैंकिंग एंड फाइनेंस, अपॉइंटमेंट, इन सभी कैटेगरीज से क्वेश्चन पूछे गए थे और इससे भी अधिक कैटेगरीज हमने कवर की हैं इन अपने करंट अफेयर्स में। साथ ही आपको कैटेगरी वाइज क्विज़ भी हम अवेलेबल करा रहे हैं अपनी इस कोर्स के तहत। तो एक बार अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन क्विज़ को भी अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो 50 मार्क्स का ये जनरल अवेयरनेस आता है आपका और आप काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे केवल इस PDF के माध्यम से। केवल आपको यही पढ़ने की नीड पड़ेगी। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारी इस PDF कोर्स संबंधित तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। What is the theme for World Meteorological Day celebrated on 23rd March 2024? 23 मार्च 2024 को मनाए जाने वाले विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। आपको जानना चाहिए हर साल 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अपना स्थापना वर्ष मनाता है। आपको बता दें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। तो इसी उपलक्ष्य में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी मनाया जाता है और साल 2024 में इसका थीम रहेगा एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। आपको ये भी जानना चाहिए, जो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अच्छा, 23 मार्च को ही हम शहीद दिवस ही मनाते हैं, मार्टियर्स डे भी मनाते हैं। भगत सिंह, शिव राम राजगुरु और सुखदेव थापर जी की शहादत को याद किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को इन तीनों को ही फांसी दे दी गई थी, है ना। देश के लिए जो है शहादत इन्होंने अपनी दी थी। भगत सिंह और सुखदेव 23 की एज के थे और राजगुरु 22 साल के थे जब ये शहीद हुए। Who have been jointly awarded the Chameli Devi Jain Award 2024 for Outstanding Women Media Person of the Year? वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, रितिका चोपड़ा एंड ग्रीष्मा कुथर। आपको जानना चाहिए कि इंडियन एक्सप्रेस के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो रितिका चोपड़ा और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ग्रीष्मा कुथर, इन दोनों को ही चमेली देवी जैन अवार्ड 2024 दिया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर। मीडिया फाउंडेशन द्वारा इस अवार्ड की स्थापना की गई थी 1980 में और ये जो अवार्ड है ये वुमेन मीडिया पर्सन को दिया जाता है। चमेली देवी जैन एक फ्रीडम फाइटर रही हैं, कम्युनिटी रिफॉर्मर रही हैं, इनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और जो ये चमेली देवी रही हैं, इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसके टाइम पर ये जेल में भी रही। पहली बार ये अवार्ड 1982 को दिया गया था, 1982 में दिया गया था। Who chairs the expert committee formed to review the implementation of आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्षता कौन कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, डॉक्टर VK पॉल। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अनाउंस किया है कि हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है, उसकी समीक्षा करेगी और 45 दिन के अंदर अंदर ये जो कमेटी है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो 16 मेंबर कमेटी है, अध्यक्षता डॉक्टर VK पॉल कर रहे हैं जो कि मेंबर हैं नीति आयोग के। और बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, मोड्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इनसे संबंधित क्या प्रोग्रेस रही है इस स्कीम में उसको देखेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि इस स्कीम में क्या फ्रॉडबाजी चल रही है, कुछ मिसयूज़ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, साथ ही ये भी देखा जाएगा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को आयुष्मान आरोग्य मंदिर से किस तरह से लिंक किया जाए।
हु वॉज इलेक्टेड एज द को चेयर ऑफ द डिजिटल इनोवेशन बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है डॉक्टर नीरज मित्तल। देखिए, जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है ITU, इन्होंने भारत को सह अध्यक्ष चुना है अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सेक्रेटरी हैं डॉक्टर नीरज मित्तल, ये भारत की ओर से को चेयर रहेंगे इस डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का, जो कि ITU के तहत आता है। और इसमें मिनिस्टर्स एंड वाइस मिनिस्टर्स ऑफ टेलीकॉम ICT ऑफ 23 मेंबर कंट्रीज़ ऑफ ITU इसमें आते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से। आपको इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में भी जानना चाहिए। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित मैटर्स को हैंडल करती है। स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी इसका, और ये ओल्डेस्ट UN एजेंसी आप इसको कह सकते हैं। डोरीन बॉगडन मार्टिन ये सेक्रेटरी जनरल हैं ITU की, फर्स्ट वुमेन हेड हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की, और इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of 26.60 lakh rupees on which city-based कालूपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहर स्थित कालूपुर वाणिज्यिक सहकारी बैंक पर 26.60 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है अहमदाबाद। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 26.60 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कालूपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदाबाद पर। RBI ने 13.30 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है करड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर। RBI ने 75,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शेहोर मध्य प्रदेश पर। RBI ने 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जनता कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मालेगांव नासिक महाराष्ट्र पर। और RBI ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भिलाई छत्तीसगढ़ पर। विच स्टार्टअप हैज़ बिकम इंडिया सेकेंड यूनिकॉर्न दिस ईयर? इस वर्ष कौन सा स्टार्टअप भारत का दूसरा यूनिकॉर्न बन गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है परफ्यूज। देखिए, एक फिनटेक कंपनी है परफ्यूज, ये इंडिया का सेकंड यूनिकॉर्न बन गया है 2024 में। इसने हाल ही में $80 मिलियन की फंडिंग रेस की है टीचर्स वेंचर ग्रोथ से, और अब इसकी वैल्यूएशन जो है वो $1 बिलियन से अधिक की हो गई है, यानी कि अब ये यूनिकॉर्न बन चुका है। बाकी हमने देखा था इस साल जो पहली यूनिकॉर्न बनी थी, ये भविष्य अग्रवाल का जो AI स्टार्टअप है, कृत्रिम AI है ना, ये बनी थी। विच ट्रांसपोर्टेशन बॉडी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट LNG पावर्ड बस? किस परिवहन निकाय ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की? सही आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। देखिए, इंडिया की फर्स्ट LNG फ्यूल्ड बस जिसे डीजल से कन्वर्ट किया गया है, मतलब डीजल बस थी उसको LNG फ्यूल्ड बस में कन्वर्ट किया गया है। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे द्वारा मुंबई में, और महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इस तरह की बसेस को हैंडल करने वाला है। और इसके लिए इसने किंग्स गैस के साथ भी MOU साइन किया है, जिसके तहत जो डीजल बसेस हैं उनको LNG में बदला जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड फॉर न्यू क्रिमिनल लॉज बाय द यूनियन होम मिनिस्टर? गृह मंत्री द्वारा नए आपराधिक कानूनों के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है संकलन। देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, इन्होंने एक यूनिक डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, NIA का। साथ ही इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया जिसका नाम है संकलन। तो जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा, और जो पुराने लॉज हैं और जो नए लॉज हैं, ठीक है, उनके बीच में जो मतलब अंडरस्टैंडिंग जो समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो ये ऐप उसमें जो है सहायता करने वाली है। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द फ्लैग बियरर फॉर इंडिया एट पेरिस ओलंपिक्स 2024? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा शरद कमल। देखिए, जो वेटरन टेबल टेनिस प्लेयर हैं भारत के शरद कमल, ये इंडिया के फ्लैग बियरर रहेंगे 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स में। वहीं लेजेंडरी बॉक्सर MC मैरी कॉम, ये चीफ डे मिशन रहने वाली है, हमारे देश का जो कंटिजेंट जाने वाला है पेरिस, उसके लिए। 2024 समर ओलंपिक्स की अगर हम बात करें, यानी कि जो 33वां ये ओलंपियाड है जिसे पेरिस 2024 भी हम कह रहे हैं, तो ये 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में होगा फ्रांस में। मेनली जो पेरिस है यहाँ पर इवेंट होंगे, और गेम्स वाइड ओपन ये इन गेम्स का मोटो रहने वाला है। साथ ही आपको जानना चाहिए प्राइवेट सेक्टर बैंक यस बैंक, इसने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ, और जो इंडियन ओलंपिक टीम है,
ठीक है, जो पेरिस ओलंपिक 2024 में जाने वाली है, इनके लिए ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर येस बैंक रहेगा। इसने मिलकर जिताएंगे कैंपेन भी लॉन्च किया है इंडियन ओलंपिक स्क्वाड के लिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन डी है पुष्पक। देखिए, हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट है पुष्पक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का, इसे सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चलाकेरे, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक में। जो ये विंग्ड व्हीकल है जिसका नाम पुष्पक है, जैसा कि हमने देखा, ये आसानी से जो है लैंड किया रनवे पर, ठीक है, और इसको छोड़ा गया 4.5 किलोमीटर एल्टीट्यूड से। आपको जानना चाहिए इसरो का सेकंड टेस्ट है इस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का, ठीक है, जो कि सक्सेसफुली पूरा हुआ है। इससे पहले 2016 में भी भारत ने इस तरह का लॉन्च किया था, ठीक है। और आपको बता दें, जैसे कोई मिसाइल जाती है या फिर कुछ और पेलोड जाता है, ठीक है, तो वो पुष्पक लेकर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब पुष्पक अलग हो जाएगा तो ये सेफली लैंड भी कर जाएगा नीचे, ठीक है, ताकि इसको दोबारा यूज़ किया जा सके। What is the minimum investment required to avail benefits under the e-vehicle policy recently approved by the union government? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित ई वाहन नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश कितना होना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन बी है 4150 करोड़ रुपए। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में एक स्कीम को अप्रूव कर दिया है जिसके तहत इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट किया जाएगा ई व्हीकल्स के लिए, ठीक है। साथ ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाएंगी, मतलब ई व्हीकल्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाएंगी। और इस पॉलिसी की अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी? 4150 करोड़ रुपए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पर कोई लिमिट नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग की टाइमलाइन क्या रहेगी? 3 years फॉर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया एंड टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ई व्हीकल्स एंड रीच 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन विद इन 5 years एट द मैक्सिमम। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कितना रहने वाला है? लोकलाइजेशन लेवल ऑफ 25% बाय 3rd year एंड 50% बाय 5th year टू बी अचीव्ड। कस्टम ड्यूटी ऑफ 15% वुड बी एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. Not more than 8,000 electric vehicles per year would be permissible for import under this scheme. Investment commitment made by the company will have to be backed by a bank guarantee in lieu of the custom duty foregone. Where was the Begonia नरहरी plant species discovered recently? हाल ही में बेगोनिया नरहरी पौधे की प्रजाति कहाँ खोजी गई? सही आंसर ऑप्शन डी है मिसमी हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देखिए, एक नई कलरफुल फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज जिसका नाम बेगोनिया नरहरी है, इसकी खोज की गई है मिसमी हिल्स अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट में साइंटिस्ट द्वारा। और इसका जो नाम रखा गया है जी नरहरी शास्त्री के नाम पर रखा गया है। ये साइंटिस्ट हैं हैदराबाद से और फॉर्मर CSIR डायरेक्टर रह चुके हैं नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहाट आसाम में। इसी तरह का एक और क्वेश्चन एक और अगर हम न्यूज़ देखें तो एक नया जीनस एंड स्पीसीज ऑफ पैरासिटोइड वास्प ये भी डिस्कवर्ड किया गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने, कोलकाता में जो टीम है इन्होंने। इसका नाम रखा गया है इंडो प्रिया अंगुलता। इंडो मतलब इंडिया, प्रिया मतलब लिटिल वास्प और अंगुलता लैटिन शब्द है। इसका मतलब होता है जो इसके विंग से संबंधित जो इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में। विच बैंक अनाउंस्ड अ लैंडिंग कमिटमेंट ऑफ 250 मिलियन इन्वेस्टर फॉर न्यू एज स्टार्टअप्स? किस बैंक ने नई युग के स्टार्टअप्स के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है DBS बैंक इंडिया। देखिए, DBS बैंक इंडिया ने कहा है कि जो न्यू एज स्टार्टअप्स हैं उनके लिए हम 250 मिलियन इन्वेस्टर की लैंडिंग कमिटमेंट दे रहे हैं, यानी कि उनको कोई भी जैसे फंड वगैरह चाहिए तो हम दे देंगे इतना, है ना। और दिस इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ बैंक्स फोकस ऑन फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द कंट्रीज थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। अच्छा, कुछ और इस तरह की न्यूज़ देख लेते हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने कोलैबोरेट किया है एनपैराडिग्म के साथ, जो कि एक AI ड्रिवन एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग एंड टैलेंट इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस कंपनी है, ठीक है। और एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो नॉइस है और जो मास्टर कार्ड इनके साथ मिलकर एक स्मार्ट वॉच लॉन्च की है जिसकी सहायता से जो यूजर्स हैं वो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर पावर हाउस एनवीडिया ने अपनी एक AI चिप लॉन्च की, इसका नाम है ब्लैकवेल B200।
Which city hosted the 4th edition of the Shanghai Cooperation Organization SCO Startup Forum? संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, न्यू दिल्ली। देखिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम का 4th एडिशन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है और जो भी एससीओ मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें, भारत स्पेशल वर्किंग ग्रुप फॉर स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, इसकी सेकंड मीटिंग भी होस्ट करने वाला है नवंबर 2024 में, और एससीओ स्टार्टअप फोरम 5.0 को जनवरी 2025 में होस्ट करेगा। माफ कीजिएगा। Which naval vessels participated in the second edition of the India Mozambique Tanzania trilateral exercise? भारत मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल अभ्यास के दूसरे संस्करण में कौन से भारतीय नौसैनिक जहाज भाग लेंगे? सही आंसर ऑप्शन है INS तीर एंड INS सुजाता। देखिए, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया जो कि एक जॉइंट मैरीटाइम ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, ये 21 मार्च को स्टार्ट हो चुकी है और अब हार्बर फेज में जो है कंडक्ट की जा रही है। INS नवल शिप्स तीर और सुजाता, ठीक है, ये दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो INS तीर है ये पोर्ट ऑफ ज़ंजीबार तंजानिया पहुंच चुका है और INS सुजाता ये पोर्ट मापुतो मोजाम्बिक पहुंच चुका है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये इस एक्सरसाइज का सेकंड एडिशन है, ये आपको जानना चाहिए और 29 मार्च तक ये चलने वाला है और 2 फेजेस में हो रहा है, हार्बर फेज और सी फेज। तो अभी हार्बर फेज शुरू हुआ, इसके बाद फिर सी फेज शुरू होगा। What is the theme for World Tuberculosis Day celebrated on 24 मार्च 2024? 24 मार्च 2024 को मनाए जाने वाले विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, यस, वी कैन एंड टीबी। आपको जानना चाहिए कि हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे यानी कि टीबी डे मनाया जाता है और 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इसी दिन अनाउंस किया था कि उन्होंने उस बैक्टीरियम की खोज कर ली है जिसके कारण ट्यूबरकुलोसिस होता है। 2024 में वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे की थीम रहेगी यस, वी कैन एंड टीबी। आपको जानना चाहिए और कुछ डेज देख लेते हैं। 24 मार्च को ही इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स, ये भी मनाया जाता है। हालांकि इस तरह के कम ही पूछे जाता है एग्जाम में, ये क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का डे है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। 25 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स, ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही 25 मार्च को ही आउटरीच प्रोग्राम ऑन द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड एंड स्लेवरी, ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट वाज द थीम फॉर द 18th एडिशन ऑफ अर्थ आर ऑन मार्च 23? 23 मार्च को अर्थ आर के 18वें संस्करण की थीम क्या थी? सही आंसर ऑप्शन डी है, बिगेस्ट आर फॉर अर्थ। आपको जानना चाहिए अर्थ आर डे एक एनुअल इवेंट है जिसे ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा और इस बार 23 मार्च को ये मनाया गया है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल इश्यूज से संबंधित अवेयरनेस रेस करने संबंधित है और इस बार ये 18th एडिशन रहा है। अर्थ आर का थीम रहा बिगेस्ट आर फॉर अर्थ। आपको बता दें सबसे पहले इसकी शुरुआत सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी 2007 में। ये एक अलग क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस दिन क्या होता है, जो भी लोग हैं वो अपने घर की जो है लाइट ऑफ करके रखते हैं 8:30 से 9:30 बजे के बीच में, इवनिंग में, है ना, 60 मिनट के लिए। अच्छा, अर्थ आवर सेलिब्रेट करने के लिए इस बार एक स्पेशल एंथम भी रिलीज़ किया गया WWF के द्वारा। इसे कंपोज किया है शांतनु मोइत्रा द्वारा और गाया है इसको पैपॉन ने, लिरिक्स दिए हैं तनवीर गाजी ने। तो ये अलग अलग डेट्स पर होता है, ऐसे फिक्स नहीं कि हर बार जो है 23 मार्च को ही आएगा, ठीक है। बेसिकली सैटरडे जो पड़ता है लास्ट के सैटरडे, सेकंड सैटरडे हो या फिर थर्ड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे हो, तो उस दिन मनाया जाता है। बेसिकली 3rd या 4th सैटरडे के दिन मनाया जाता है मार्च में। Who has been appointed as the new spokesperson of the central government of India? भारतीय केंद्र सरकार के नए प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, शेफाली बी सरन। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट ने शेफाली बी सरन इनको स्पोक पर्सन नियुक्त किया है, यानी कि जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है PIB, उसकी डायरेक्टर जनरल इनको बनाया गया है, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इनको बनाया गया है। और इनसे पहले इस पद पर मनीष देसाई थे जिनका टेन्योर एंड हो रहा है 31 मार्च को। ये 5th वुमन ऑफिसर रहेंगी जो PIB की चीफ बनाई गई है। इनसे पहले नीरम कपूर, दीपक संधू, शकुंतला महावल और NJ कृष्णा इस पद पर रह चुकी हैं। मौसमी चक्रवर्ती को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ऑल इंडिया रेडियो का। अच्छा, PIB तो आप जानते ही हैं क्या करता है,
जो भी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव एंड अचीवमेंट से संबंधित जानकारी देता है और गवर्नमेंट और मीडिया के बीच में एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है। साथ ही लोगों के मन में क्या परसेप्शन है गवर्नमेंट का, ठीक है, जो कि मीडिया में दिखाया जा रहा है, वो भी गवर्नमेंट को ये बताने का कार्य करता है, फीडबैक देता है। Who recently took charge as the president of the Indian Steel Association? हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? सही आंसर ऑप्शन बी है नवीन जिंदल। आपको जानना चाहिए नवीन जिंदल जो कि चेयरमैन है जिंदल स्टील एंड पावर के, ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन के, जो कि स्टील प्रोड्यूसर्स की एक एपेक्स बॉडी है। ये सक्सीड कर रहे हैं इस पद पर दिलीप ओमन को, जो कि सीईओ हैं आर्सलर निप्पॉन स्टील इंडिया की। Who has been appointed as the chairman of the Indian Banks Association for the 2023-24 term? 2023-24 कार्यकाल के लिए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है MV राव। देखिए MV राव जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, इन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का 2023-24 टर्म के लिए। और एक मैनेजिंग कमेटी ने ये डिसीजन लिया है और इस कमेटी ने डिप्टी चेयरमैन भी नियुक्त किए हैं इस एसोसिएशन में। डिप्टी चेयरमैन कौन कौन बने हैं? 3 बने हैं। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, दूसरे हैं इंडियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SL जैन, और तीसरे हैं सिटी यूनियन बैंक के MD एंड CEO डॉक्टर N कमाकोडी। साथ ही माधव नायर जो कि कंट्री हेड एंड CEO हैं बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत के, इन्हें ऑनरेरी सेक्रेटरी बनाया गया है इस एसोसिएशन का। Which of the following signed a memorandum of understanding with NPCIL to enhance peaceful यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? निम्नलिखित में से किसने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ाने के लिए NPCI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC। देखिए नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि NCC और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया है ताकि देश भर में अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किए जा सके, ताकि जो पब्लिक का परसेप्शन है, ठीक है, वो बढ़ाया जा सके कि जो न्यूक्लियर पावर का यूज़ है वो पीसफुल यूज़ होता है। और NPCIL आप जानते हैं इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी ओनर है और न्यूक्लियर पावर से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हमारे देश में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी NPCIL के पास ही होती है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत आता है। NCC आप जानते ही हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का यूथ विंग है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे NCC ज्वाइन करते हैं। Who won the men's singles title at the WTT Feeder Beirut 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट? WTT Feeder Beirut 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन जी है साथिया ज्ञानशेखरन। देखिए इंडिया के साथिया ज्ञानशेखरन, इन्होंने अपने देश के ही मानव ठक्कर को फाइनल में हराकर मैन सिंगल्स टाइटल जीतते हैं WTT फीडर बेरूत 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट लेबनान में। इस तरह से ये फर्स्ट एवर इंडियन बन गए जिन्होंने मैन सिंगल्स टाइटल जीता है इस इवेंट में। बाकी भारत की दिया चिताले और मानुष शाह, इन्होंने मिक्स डबल्स फाइनल जीता है इस इवेंट में। अच्छा, वीमेन सिंगल्स टाइटल चाइना की जिया लियान नी ने जीता है। वेयर वॉज पंकज एडवाणी इंडक्टेड इनटू द हॉल ऑफ फेम फॉर बिलियर्ड्स? पंकज आडवाणी को बिलियर्ड्स के लिए हॉल ऑफ फेम में किस स्थान पर शामिल किया गया? सही आंसर ऑप्शन ये है वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम, शंगाराओ सिटी, चाइना। देखिए जो पंकज आडवाणी है क्विस्ट है और इन्हें हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम, शंगाराओ सिटी, चाइना में। लास्ट जो नवंबर है 2023 का, उसमें हमने देखा कि पंकज आडवाणी ने 26th IBSF इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन टाइटल जीता था सौरभ कोठारी को हराकर। Which prestigious award was conferred upon the Indian Space Research Organization for its Chandrayaan-3 mission? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को उसके चंद्रयान 3 मिशन के लिए कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है एविएशन वीक लॉरिएट्स अवार्ड। देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनको एविएशन वीक लॉरिएट्स अवार्ड दिया गया है नेशनल बिल्डिंग म्यूजियम वाशिंगटन DC में। इनके चंद्रयान 3 मिशन में जो अचीवमेंट जो है इन्होंने प्राप्त की है इसरो ने, उसको देखते हुए तो इसरो की ओर से अवार्ड लिया गया है। जो इंडियन एम्बेसी है US में, वहाँ पर जो डिप्टी एम्बेसडर हैं श्री प्रिया रंगनाथन, इनके द्वारा। बाकी आप जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन को क्यों दिया गया है, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस की इन्होंने जो है पुष्टि की, सल्फर की प्रेजेंस की जो है पुष्टि की है साउथ पोल के पास, ठीक है। और टोटल कॉस्ट $75 मिलियन रही है।
अच्छा, 1957 से ही ये अवार्ड दिया जा रहा है, एविएशन वीक नेटवर्क्स लॉरेट्स अवार्ड। तो जो भी एरोस्पेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स होती हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। बाकी हमने देखा था कि इसरो को इससे पहले लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज भी दिया गया है हुसाविक म्यूजियम के द्वारा। Who has been announced as the recipient of the 29th देवी शंकर अवस्थी अवार्ड फॉर द ईयर 2023? वर्ष 2023 का 29वां देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार किसे मिला? सही आंसर ऑप्शन ए है निशांत। देखिए, यंग पोएट क्रिटिक निशांत, इन्हें 29th देवी शंकर अवस्थी अवार्ड दिया गया है 2023 के लिए, और ये इनकी बुक कविता पाठक आलोचना, ठीक है, इसके लिए दिया गया है। डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी जाने माने हिंदी लिटरेचर क्रिटिक थे, इन्हीं की मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है। और 45 ईयर्स से कम की एज के जो यंग क्रिटिकल राइटर होते हैं उनको दिया जाता है। अच्छा, इंडिया के उदय भाटिया और मानसी गुप्ता, इनको हाल ही में डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टोटल 20 पीपल को ये अवार्ड दिया गया है पूरे मतलब वर्ल्ड से, और उसमें उदय भाटिया और मानसी गुप्ता भी हैं भारत से। हर 2 साल में दिया जाता है प्रिंसेस डायना की मेमोरी में, ठीक है। दिस अवार्ड इज गिवन टू एक्सेप्शनल यूथ ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर सोशल वर्क और ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज। विच CM वॉज रिसेंटली अरेस्टेड बाय द ED ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन? हाल ही में किस मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में ED ने गिरफ्तार किया? सही आंसर ऑप्शन है दिल्ली CM। देखिए, दिल्ली CM और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, इनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि ED द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए गए हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट की एक्साइज पॉलिसी थी 2021-22 की, जिसे बाद में स्क्रैप कर दिया गया, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग किया, ऐसा चार्जेस इन पर लगाए गए हैं। इस तरह से अरविंद केजरीवाल फर्स्ट सिटिंग CM बन गए हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है किसी भी एजेंसी के द्वारा। इन्हें एक्चुअली जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है उसके तहत बुक किया गया है लिक्वर स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अच्छा, अगर हम ओवरऑल बात करें, जो कोई भी CM रहा हो वो जेल गया हो, तो उस मामले में जो है AIADM की चीफ जो लेट जे जयललिता थी, वो थी फर्स्ट फॉर्मर CM जो जेल गई थी 1996 में। तमिलनाडु की CM रही थी, आप सभी जानते होंगे। अच्छा, अगर हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की बात करें, इसे NDA गवर्नमेंट द्वारा ही इनेक्ट किया गया था, ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। और एक्शन जो सेक्शन 45 है इस PMLA की, ये काफ़ी स्ट्रिंजेंट कंडीशन लगाती है बेल पर, और काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है जो एक्यूज्ड इंडिविजुअल है उसको बेल मिलना। और इसके तहत जो भी ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल हैं। कॉग्निजेबल मतलब कि कोई वारंट की आवश्यकता नहीं होती है किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए या फिर एजेंसी एग्जीक्यूटिव के लिए, वो गिरफ्तार कर सकता है बिना वारंट के, नॉन बेलेबल होती है। Which organization, in collaboration with the Ministry of Electronics and Information Technology, unveiled the भाषानेट पोर्टल? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से किस एजेंसी ने भाषानेट पोर्टल का अनावरण किया? सही आंसर ऑप्शन है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी। देखिए, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भाषानेट पोर्टल को जो है अनवील किया है। भाषानेट पोर्टल को दिल्ली में अनवील किया गया जो अपकमिंग यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे है उसके लिए। आपको जानना चाहिए जो ग्लोबल यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे है, ये इवेंट होने वाला है बेलग्रेड सर्बिया में 28 मार्च 2024 को। विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ नेपाल? किस शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है पोखरा। देखिए, नेपाली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि पोखरा जो कि गंडकी प्रोविंस में है नेपाल के, इसे टूरिज्म कैपिटल बनाया गया है। नेपाल की बात करते हैं, काठमांडू कैपिटल है, करेंसी नेपालीज रूपी है, और प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल। वेयर वॉज द ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव होस्टेड? वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है हैदराबाद। देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव को होस्ट किया है हैदराबाद में, और इस इवेंट का थीम रहा इनर पीस टूवर्ड पीस, एंड दिस थीम रिफ्लेक्ट्स द कॉन्फ्रेंस एम टू फोस्टर इंटरफेथ डायलॉग एंड कनेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड बैकग्राउंड्स विद स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ। साथ ही आपको जानना चाहिए 47th मीटिंग ऑफ नेशनल कमिटी ऑफ आर्काइव्स्ट, ये हाल ही में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित की गई।
वेयर वॉज द 607th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्ड? भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 607वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन है नागपुर। देखिए 607वीं मीटिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नागपुर में हुई है। चेयरमैनशिप की है इसकी शक्तिकांत दास, जो कि गवर्नर है आरबीआई के, इनके द्वारा। The board reviewed the global and domestic economic situation and outlook, including the challenges posed by geopolitical developments and global financial market volatility। मतलब वही फाइनेंस से संबंधित बातचीत यहाँ पर हुई। केवल ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कहाँ पर हुई है। Which country awarded Prime Minister Narendra Modi with its highest civilian honor, the Order of the Truk Gyalpo? किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ट्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है भूटान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ट्रुक ग्याल्पो, ये प्राप्त किया है भूटान के किंग सिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से। इसी के साथ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, ये फर्स्ट फॉरेन हेड बन गए हैं किसी भी गवर्नमेंट के जिन्हें ये सम्मान दिया गया है। ये अवार्ड इन्हें दिया गया है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया भूटान रिलेशंस एंड फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू द भूटानीज नेशन एंड पीपल। अच्छा, ये जो अवार्ड है ये भूटान के किंग ने अनाउंस किया था 17 दिसंबर 2021 को, जब ये 114वां नेशनल डे मना रहे थे उस वक्त। ये मैंने इसलिए लिखा है, जो पीसीएस टाइप के एग्जाम होते हैं उसमें मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो वहाँ पर एक दो स्टेटमेंट बन सकती है कि अवार्ड 2021 में अनाउंस किया गया था, हाल ही में प्रधानमंत्री को अवार्ड दिया गया, तो इस तरह से ना। अच्छा, 2020 में पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया था यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, और 2019 में रशिया द्वारा पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड भी दिया गया है। व्हाट इज़ द अप्रूव्ड नेम ऑफ द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर? चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट का स्वीकृत नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है स्टेशो शिव शक्ति। आपको जानना चाहिए कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन वर्किंग ग्रुप फॉर प्लानिटरी सिस्टम नोमेनक्लेचर, इन्होंने जो चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है जहाँ पर वो लैंड किया, जो लैंडिंग साइट है उसका नाम शिव शक्ति, ये अप्रूव कर दिया है। ये अप्रूवल दी गई है 19 मार्च 2024 को। आपको जानना चाहिए जो एस्ट्रोलॉजी साइंस सेंटर ऑफ द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे है, यही इस नोमेनकल्चर को जो है मैनेज करता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बिहाफ पर। 26 अगस्त 2023 की बात है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि जो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, जिस स्थान पर ये टच किया है उसका नाम शिव शक्ति होगा। इससे पहले जो चंद्रयान 2 मिशन है जहाँ पर वो क्रैश हुआ था सितंबर 2019 को, उसका नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया, और फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा सजेस्ट किया गया था कि जो चंद्रयान 1 मून इम्पैक्ट प्रोब लैंडिंग साइट है, जो कि नवंबर 2008 की बात है, इसका नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। द एबेल प्राइज फॉर 2024 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू माइकल टेलेग्रैंड। दिस अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? 2024 का एबेल पुरस्कार माइकल टेलेग्रैंड को दिया गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मैथमेटिक्स। आपको जानना चाहिए कि नॉविजन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, इन्होंने डिसाइड किया है कि 2024 का जो एबेल प्राइज़ है ये माइकल टेलेग्रैंड को दिया जाएगा। ये फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च पेरिस फ्रांस से आते हैं, यानी कि फ्रांस से है। ये आपको याद रखना है किस कंट्री के हैं। ये अवार्ड इनको दिया गया है जो इनका वर्क है प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस, इससे संबंधित। इस जो ये एबेल प्राइज़ फॉर मैथमेटिक्स है, इसमें जो प्राइज़ मनी है वो 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर है। देखिए एबेल प्राइज़ जो है 3 स्पेसिफिक एरियाज़ में दिया गया है। टेलेग्रैंड के वर्क में जो है 3 स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जिनको पहचाना गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। एक तो है सुप्रीमा ऑफ स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ मेजर्स, तीसरा है स्पिन क्लास। व्हाट इज़ द वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट सेट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024-25? वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के लिए भारत सरकार के लिए निर्धारित आर्थोपाई अग्रिम सीमा क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 1,50,000 करोड़ रुपीज़। देखिए आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन में डिसाइड किया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है, यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 का जो फर्स्ट हाफ है, मतलब जो ये 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट हाफ है, यानी कि अप्रैल से सितंबर 2024, इसके लिए जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट रहने वाली है वो 1,50,000 करोड़ रहने वाली है।
और साथ ही ये भी बताया कि जब इस जो ये लिमिट है इसका 75% जब गवर्नमेंट यूटिलाइज कर लेगी तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है और मार्केट लोन उठाएगा। आपको जानना चाहिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम 1997 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा समझेंगे कि क्या होता है ये। देखिए जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम है ये ऐसी फैसिलिटी है जिसके तहत चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो है पैसा ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सरकार की एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो जाती हैं, ज़्यादातर यही होता है, और रिसीट कम रह जाती हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं मिस मैचेस, जो कैश फ्लो है उसमें मिस मैच, तो उनको पूरा करने के लिए थोड़ा बोरो कर लेते हैं। और जो आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 है, इसके तहत सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई को ये ऑथराइज़ किया गया है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो है पैसा दे सकती है, लेकिन वो पैसा 3 महीने के अंदर अंदर लौटाना पड़ता है, यानी कि 90 डेज़ के अंदर। पर ऐसे ही पैसा नहीं देती आरबीआई, इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करती है, और इंटरेस्ट होता है जो उस वक्त का रेपो रेट चल रहा है, जो फिलहाल रेपो रेट चल रहा है। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और अगर एक्सीड करता है, यानी कि जो ये लिमिट सेट की गई है ना 1,50,000 करोड़ की, यदि इससे ज़्यादा और चाहिए, ठीक है, तो 2% और इंटरेस्ट आप जोड़ लीजिए, जो रेपो रेट है। ठीक है, तो और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उस पर लगता है। अच्छा, ये जो है अब जो क्या लिमिट रहने वाली है, जैसे ये 1,50,000 करोड़ की लिमिट है ना, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट और जो आपकी आरबीआई है, इन दोनों ने ही ये म्यूचुअली डिसाइड किया है, और ये रिवाइज होता रहता है पीरियडिकली। साइमन हैरिस इज सेट टू बिकम विच कंट्रीज यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर? साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री होंगे? सही आंसर ऑप्शन डी है आयरलैंड। देखिए जो आयरलैंड है, इनमें यहाँ पर अब तक जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडियन ओरिजिन थे, लियो वैराडकर। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, और अब साइमन हैरिस आयरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। इन्हें नया लीडर बनाया गया है, जो यहाँ की गवर्निंग फाइन गिल पार्टी है, इनके द्वारा। अगर हम आयरलैंड की बात करें, कैपिटल डबलिन है, करेंसी यूरो है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड बोर्स? सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है गोविंद ढोलकिया। गोविंद ढोलकिया, इन्हें सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष या नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आप सभी जानते हैं जो ये सूरत डायमंड बोर्स है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है। इससे पहले पेंटागन के पास ये रिकॉर्ड था, लेकिन अब सूरत डायमंड बोर्स के पास है। ये इस पद पर वल्लभ लखानी को सक्सीड कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि सूरत डायमंड बोर्स को इनोग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा 17 दिसंबर 2023 को। हु हैज़ बीन स्worn इन एज अ जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल? लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? सही आंसर ऑप्शन ए है ऋतुराज अवस्थी। देखिए जस्टिस ऋतुराज अवस्थी है, इन्होंने लोकपाल के जुडिशियल मेंबर के तौर पर शपथ ली है, और ये जो ओथ है ये इनको एडमिनिस्ट्रेट की कराई गई है जस्टिस AM कानविलकर, जो कि चेयरपर्सन है लोकपाल ऑफ इंडिया के। पंकज कुमार और अजय तिर्की, इन्होंने मेंबर के तौर पर शपथ लिया लोकपाल में। अब ये नई अपॉइंटमेंट्स इसलिए की गई हैं क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जुडिशियल मेंबर्स थे अब तक, PK मोहंती और अभिलाषा कुमारी, ठीक है, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, और 3 मेंबर और थे, DK जैन, अर्चना रामासुंदरम और महेंद्र सिंह, इनका भी कार्यकाल पूरा हो चुका है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ PNG इंडिया? PNG इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है कुमार वेंकटा सुब्रमण्यम। देखिए कुमार वेंकटा सुब्रमण्यम, इन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है PNG इंडिया का। 1 मई 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होने वाला है। करंट CEO LV वैद्यनाथन ये कंपनी को छोड़ रहे हैं। बाकी आप जानते ही हैं PNG का मतलब है प्रोक्टर एंड गैम्बल कंपनी। ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कॉरपोरेशन है, जिसका हेडक्वार्टर्स सिंसिनाटी ओहियो में है। Which of the following recently passed the Safeguarding National Security Ordinance, also known as Article 23? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा का संरक्षण अध्यादेश पारित किया, जिसे अनुच्छेद 23 के रूप में भी जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है हांगकांग। देखिए हांगकांग ने नया सिक्योरिटी लॉ जो है इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि यहाँ की सरकार कह रही है कि ये स्टेबिलिटी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण था। वहीं जो वहाँ की जनता है उनका मानना है कि जो सिविल लिबर्टीज़ है, ठीक है, उनको जो है पूरी तरह से एक तरह का उन पर आक्रमण है ये, ठीक है, बिल्कुल इरोड कर देगा, जो हमारी लिबर्टी है उसको इरोड कर देगा। तो हाल ही में हांगकांग के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने सेफ गार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी बिल, इसको यूनानिमसली पास किया है 19 मार्च को। इस लॉ को
जो है आर्टिकल 23 भी कहा जा रहा है। तो इसमें ट्रेजन, सेडिशन, स्टेट सीक्रेट्स ये सभी कवर किए गए हैं। इवन जो ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, जैसे किसी पर एक्यूज़ कर दिया, उसको जो ट्रायल है वो बिहाइंड क्लोज डोर्स, यानी कि कुछ पता नहीं कि क्या चल रहा है ट्रायल वगैरह में, ठीक है, तो इस तरह से किए जा रहे हैं, है ना। यानी कि आपको जो है डिटेन भी किया जा सकता है, आप पर चार्जेस नहीं लगे तब भी आपको जो है 16 दिन तक डिटेन कर रखा है। कोई ऐसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो ऐसा लगता है कि विदेशों के कहने पर कार्य कर रही है, ठीक है, या फिर फॉरेन इन्फ्लुएंस उस पर ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनीज को बैन किया जा सकता है हांगकांग में काम करने से। थोड़ा सा अगर हम हांगकांग की हिस्ट्री देखें तो जो ब्रिटिश हैं इन्होंने हांगकांग को चाइना को दिया था 1997 में, ठीक है। तो 1 जुलाई 1997 को जो हांगकांग है ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बना था चाइना का, और जो बेसिक लॉ हैं वो तब यहाँ पर लागू हुए थे, ठीक है। इसी को बोला जाता है 1 कंट्री 2 सिस्टम प्रिंसिपल। तो जो हांगकांग की ऑटोनॉमी है वो 50 साल तक ऐसी की ऐसी ही रहने वाली थी, जैसा कि एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है। बीजिंग ने कहा था, यानी कि चाइना ने कहा था कि हम इनका जो बेसिक जो ऑटोनॉमी है, ठीक है, उसको पूरी तरह से रेस्पेक्ट करेंगे। इस संबंध में शीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ 1984 ये भी जो है साइन किया गया था। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप? बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, हरियाणा। देखिए हरियाणा ने जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही कैटेगरीज में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जीत लिए हैं। टोटल 19 मेडल्स इन्होंने जीते हैं ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। गर्ल्स सेक्शन में रेनिंग चैंपियन थी हरियाणा, ठीक है। इस बार भी इन्होंने अपना टाइटल डिफेंड किया है, 64 पॉइंट जीते हैं और 10 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। विच IT सर्विसेज कंपनी अनाउंस द ओपनिंग ऑफ अ सिनर्जी लाउंज इन कोलैबोरेशन विद IBM? किस IT सेवा कंपनी ने IBM के सहयोग से सिनर्जी लाउंज खोलने की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी है, टेक महिंद्रा। देखिए IT सर्विसेज कंपनी टेक महिंद्रा इन्होंने अनाउंस किया है कि हम एक सिनर्जी लॉन्च को जो है ओपन कर रहे हैं IBM के साथ मिलकर। ये जो सिनर्जी लॉन्च ओपन किया गया है टेक महिंद्रा का जो कैंपस है सिंगापुर में, वहाँ पर इसको ओपन किया गया है। एंड इट एम्स टू असिस्ट एंटरप्राइजेस इन ऑपरेशनलाइजिंग एंड डेराइविंग वैल्यू फ्रॉम नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग AI, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, हाइब्रिड क्लाउड, 5G, एज कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड अमंग अदर्स। तो जो भी एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए है ये। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अडानी टोटल एनर्जीज के साथ कोलैबोरेट किया है टू एस्टैब्लिश नेशन वाइड EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है कि 100% हम एक्वायर करेंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है कि जो अडानी पावर लिमिटेड 100% एक्वायर करने वाला है लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड में इस कंपनी को, ठीक है, तो उसको CCI ने अप्रूव कर दिया है। विच इंटरनेशनल बॉडी यूनैनिमसली एडॉप्टेड द फर्स्ट ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने सर्वसम्मति से कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहला वैश्विक प्रस्ताव अपनाया? सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ना ऑप्शन गलत हो गया ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होगा ऑप्शन डी ना, ठीक है। मैं इसको PDF में चेंज कर दूंगा, माफ़ी चाहूँगा। देखिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने यूनैनिमसली जो फर्स्ट ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको अडॉप्ट कर लिया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो कंट्रीज़ हैं वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें। AI के इस ज़माने में, इस वर्ल्ड में, है ना, पर्सनल डेटा को जो है प्रोटेक्ट करके रखें, और AI से क्या क्या रिस्क हो सकता है उसको भी मॉनिटर करें। ये एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, इसको यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा प्रपोज किया गया था और 120 से ज़्यादा कंट्रीज़ द्वारा को स्पॉन्सर किया गया था। Which Indian pharma company is conducting the trials in partnership with Spanish biopharmaceutical company BioFabry for the TB vaccine and MTB-Vac? कौन सी भारतीय फार्मा कंपनी TB वैक्सीन MTB-Vac के लिए स्पेनिश बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोफैब्री के साथ साझेदारी में परीक्षण कर रही है? सही आंसर ऑप्शन सी है, भारत बायोटेक। देखिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड इसने ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन MTB-Vac का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है भारत में जो एडल्ट्स हैं उन पर। ये फर्स्ट वैक्सीन है ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट, जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के जो ह्यूमन स्टेन है उससे डेराइव किया गया है, और किसके द्वारा? स्पेनिश बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोफैब्री के द्वारा। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और लॉन्ग लास्टिंग अल्टरनेटिव है BCG वैक्सीन के,
जो कि इकलौती ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन है फिलहाल अवेलेबल है ना। BCG वैक्सीन आप सभी जानते हैं टीबी के लिए। जो MTB वैक है इसको डेवलप किया गया है कि ये जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव रहे BCG के कंपेयर में, जैसे कि मैंने आपको बताया। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of 59.90 lakh rupees on which city-based Janalakshmi Cooperative Bank Limited। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहर स्थित जनलक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड पर 59.90 लाख रुपीस का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। सही आंसर ऑप्शन सी है नासिक। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 59.90 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नासिक पर। और भी कुछ जुर्माने लगाए हैं RBI ने, देख लेते हैं। 28.30 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर। RBI ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मथुरा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड उत्तर प्रदेश पर। RBI ने 25,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है डिंडीगुल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर। RBI ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है चिक्कामगलुरु डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड कर्नाटक पर। India announced support for Bhutan's 5-year plan to what amount during the recent visit of PM नरेंद्र मोदी to the country। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया यात्रा के दौरान भूटान की पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी राशि के समर्थन की घोषणा की है। सही आंसर ऑप्शन है 10,000 करोड़ रुपीस। देखिए भारत जो है 10,000 करोड़ रुपये प्रोवाइड कराएगा एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट भूटान को अगले 5 सालों के लिए। ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है। हाल ही में भूटान की यात्रा पर थे, 6 एग्रीमेंट भी साइन किए गए हैं। ठीक है, अच्छा ये जो है अब 13th प्लान रहने वाला है। जो 12th प्लान था ये 2018 से 2023 तक का था। इसमें 5,000 करोड़ रुपए भारत ने प्रोवाइड कराए थे भूटान को। अच्छा जो इंटरिम बजट हाल ही में जो पेश किया गया था भारत सरकार द्वारा, उसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा दिया गया है फॉरेन नेशन को अलॉट किया गया है वो भूटान के लिए अलॉट किया गया है 2,068 करोड़ रुपये। साथ ही दोनों ही साइड ने यानी कि इंडिया और भूटान ने MOU भी साइन किया है जिसके तहत कोकराझार गेलेपू और बनरहाट समस्त रेल लिंक इनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्यालस्चुन जेटसन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल इसको भी इनोग्रेट किया है थिम्पू में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की असिस्टेंस से। व्हाट कंट्री विल अभय ठाकुर सर्व एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया। अभय ठाकुर को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। सही आंसर ऑप्शन सी है म्यांमार। देखिए अभय ठाकुर नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे इंडिया के म्यांमार में। बाकी आपको जाना चाहिए अगर हम इसी तरह का और करंट अफेयर्स देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 5 देशों फिलीपींस, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, केन्या एंड जॉर्जिया इनके जो एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर हैं, ठीक है, इनके क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट किए हैं, यानी कि हाल ही में अपॉइंट हुए हैं भारत में। ठीक है, तो राष्ट्रपति के सामने एक बार जो है पेशी लगानी पड़ती है, तो ये इनके नाम है। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखें कि कितने देशों के प्रेसिडेंट ने, कितने देशों के एम्बेसडर ने, क्योंकि हाल ही में एक बैंक एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया था। ठीक है, इसलिए ये जो है मैंने आपको कवर करा दिया है। मैक्स इंडिया सब्सिडरी अंतरा असिस्टेड केयर सर्विसेज हैज़ पार्टनर्ड विद विच IIT फॉर सीनियर सिटीजन केयर। मैक्स इंडिया की सहायक कंपनी अंतरा असिस्टेड केयर सर्विसेज ने वरिष्ठ नागरिक देखभाल के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है। सही आंसर ऑप्शन है IIT दिल्ली। देखिए मैक्स इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि इसकी जो होली ओन्ड सब्सिडरी है अंतरा असिस्टेड केयर सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, इसने एक MOU साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ। ये पार्टनरशिप का मकसद क्या है। इट एम्स टू डेवलप ऑफरिंग टेलर्ड स्पेसिफिकली फॉर द सीनियर डेमोग्राफिक। द कंपनी विद IIT दिल्ली विल कंडक्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सॉल्यूशंस एम्ड एट इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सीनियर्स। यानी कि जो सीनियर्स है ना उनके लिए ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना जो जिससे जो है उनकी लाइफ थोड़ा ईजी हो सके, आसान हो सके। What is the name of the operation launched by India to evacuate its nationals from Haiti? हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। सही आंसर ऑप्शन सी है ऑपरेशन इंद्रावती। देखिए भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया है जिसके तहत जो हैती में भारतीय रह रहे हैं उनको यहाँ से निकालकर डोमिनिकन रिपब्लिक तक लाया जा रहा है। हैती में अगर हम बात करें तो खूब यहाँ पर जो है दंगे वगैरह चल रहे हैं, है ना, कई लोग मर गए हैं, कई हज़ार लोग भी मर गए हैं, और रेप, आर्सन, रैंसम किलिंग, किडनैपिंग्स, और इस कई जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर सुविधाएं भी नहीं हैं, और महंगाई जो है बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। तो भारतीय भी यहाँ पर परेशान है। कुछ ही भारतीय रहते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि बहुत हज़ारों में भारतीय रहते हैं,
लगभग 70-80 भारतीय हैं यहाँ पर, तो उन्हें निकाला जा रहा है। आपको बता दें हैती में जो है भारत की कोई एम्बेसी नहीं है, ठीक है। तो भारत की एम्बेसी कहाँ है? इसके बगल में जो डोमिनिकन रिपब्लिक है यहाँ पर, तो यहाँ से ही भारत मॉनिटर कर रहा है इस ऑपरेशन को। हैती की बात करते हैं तो कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस है, करेंसी हैथियन गॉड है। अच्छा, आपको ये जानना चाहिए, एक अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो एक हिस्पैनियोला आइलैंड एक है, ठीक है, एक आइलैंड है हिस्पैनियोला इसका नाम है। तो यहाँ पर है दोनों कंट्रीज़, एक साइड तो है आपका हैती, दूसरी साइड है डोमिनिकन रिपब्लिक। तो जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के संबंधित। साथ ही आपको जानना चाहिए, अगर हम एक और ऑपरेशन की बात करें तो इंडियन नेवी ने हाल ही में ऑपरेशन संकल्प भी चलाया था पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में, ताकि जो इंडियन वेसल्स हैं, ठीक है, वो जो है सेफली पास हो सके वहाँ से, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। क्योंकि जो ये इसराइल और गाजा का जो संघर्ष चल रहा है, इसके तहत जो वेसल्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा था, आपने देखा ही होगा। तो दोनों ऑपरेशन याद रखिए, ऑपरेशन संकल्प और ऑपरेशन इंद्रावती। Who has been appointed as the Director General of the National Investigation Agency (NIA)? पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, सदानंद वसंत दाते। देखिए, महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ सदानंद वसंत दाते, इनको अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, और इनका टेन्योर रहने वाला है दिसंबर 31, 2026 तक। इस पोस्ट पर ये दिनकर गुप्ता को सक्सीड कर रहे हैं, जो कि 31 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। साथ ही जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट है, इन्होंने राजीव कुमार शर्मा को डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और इनका टेन्योर रहेगा 30 जून 2026 तक। इस पोस्ट पर ये बालाजी श्रीवास्तव को सक्सीड कर रहे हैं। पीयूष आनंद ये नए चीफ बनाए गए हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि NDRF के 2 साल के लिए। इस पोस्ट पर ये अतुल कारवाल को रिप्लेस कर रहे हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने S सुरेश को एडिशनल डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में, SPG में। Which app has been launched by the Election Commission of India to make the election process easier for the disabled? दिव्यांगों के लिए चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, सक्षम। आपको जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि ऐसे वोटर्स जिनकी एज 85 ईयर्स से ज़्यादा है या फिर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ यानी कि डिसेबल पर्सन है 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ, वो अपने घर से ही वोट कर सकते हैं, और इसके लिए कमीशन ने सक्षम ऐप भी लॉन्च की है, ठीक है। और साथ ही जो पोलिंग स्टेशंस हैं, कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशंस भी बनाए गए हैं जिन्हें पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ द्वारा मैनेज किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड? ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन डी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है LIC, ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड बनकर उभरा है ग्लोबली, ऐसा कहा गया है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 रिपोर्ट में। LIC की जो ब्रांड वैल्यू है वो 9.8 बिलियन US डॉलर रही है। इसका जो ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर है वो 88.3 रहा, और AAA ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग इसकी है। LIC के बाद फिर आता है कैथे लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है, और फिर NRMA इंश्योरेंस, ये थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है। Who led the Indian delegation to the 148th meeting of the Inter-Parliamentary Union in Geneva recently? हाल ही में जेनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, हरिवंश नारायण सिंह। आपको जाना चाहिए 7 मेंबर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जिनका नेतृत्व किया है राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जी ने, इन्होंने हाल ही में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन की जो 148th असेंबली है इसे अटेंड किया है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना 1889 में हुई थी। 180 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। हु वॉन ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2024? ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2024 किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन है कार्लोस सेंस। देखिए, फेरारी के जो ड्राइवर हैं कार्लोस सेंस स्पेन के हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीत लिया है। तो इस सीज़न की ये थर्ड रेस रही। इससे पहले 2 रेसेस जो हुई थी, बहरीन GP और सऊदी अरब GP, ये मैक्स वर्स्टेपन ने जीती थी।
इन विच कैटेगरी डिड इंडियाज विनय क्लेम द गोल्ड मेडल एट द पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप? पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में भारत के विनय ने किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन है 59 kg यूथ कैटेगरी। देखिए भारत के विनय इन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप जो कि इजिप्ट में हुआ है यहाँ पर जो है जीत हासिल की है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 59 kg यूथ कैटेगरी में। 120 kg वेट इन्होंने लिफ्ट किया है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन इन द फ्यूचर कैटेगरी ऑफ द प्राग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल? प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव की फ्यूचर श्रेणी में जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? सही आंसर ऑप्शन डी है अंश नेरुरकर। देखिए अंश नेरुरकर ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने प्राग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल की फ्यूचर कैटेगरी में जीत हासिल की है। बेस्ट टीम अवार्ड भी इन्हें मिला है आर प्रगनंदा के साथ ही। जो फ्यूचर कैटेगरी है इसमें 10 प्लेयर्स पूरे वर्ल्ड से शामिल रहे। राउंड रॉबिन फॉर्मेट इस कंपटीशन कर रहा है, ठीक है। जो फीडर रेटिंग है उसके हिसाब से पार्टिसिपेंट इसमें सेलेक्ट किए गए। In which state was recently a 900-year-old Kannada inscription of the कल्याण चालुक्य डायनेस्टी फाउंड? हाल ही में किस राज्य में कल्याण चालुक्य वंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला है? सही आंसर ऑप्शन सी है तेलंगाना। देखिए 900 साल पुराना कन्नड़ इंस्क्रिप्शन जो कि कल्याण चालुक्य डायनेस्टी का है, ये हाल ही में प्राप्त हुआ है गंगापुरम से, जो कि एक टेम्पल टाउन है जटचेरला मंडल महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में। और ये बताया गया है कि ये जून 8 1134 CE में इशू किया गया था। जो कस्टम ऑफिसर्स रहे तेलप्पा थर्ड जो कि सन था कल्याण चालुक्य एम्प्रर बुलोका मल्ला सोमेश्वरा थर्ड का, ठीक है, तो इसके द्वारा इशू किए गए थे। विच गल्फ कंट्री विल पार्टिसिपेट इन द मिस यूनिवर्स पेजेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है सऊदी अरब। देखिए सऊदी अरब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है इन्होंने कि हम मिस यूनिवर्स जो कंपटीशन है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इनकी जो कंटेस्टेंट रहने वाली है इनका नाम है रूमी अलकहतनी, ठीक है। तो ये सऊदी अरब की जो है फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव रहने वाली है इस ब्यूटी कंपटीशन में। पहली बार है जब सऊदी अरब मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। जो ये इस साल का मिस यूनिवर्स है ये 18 सितंबर को मैक्सिको में होगा और ईरान भी इसमें डेब्यू कर रहा है। ईरान की ओर से पहली बार भेजा जा रहा है इसमें अपना प्रतियोगी। बसीरो दियोमायो फेर वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इच कंट्री? बसीरो दियोमायो फेर को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है सेनेगल। देखिए बसीरो दियोमायो फेर ये सेनेगल के जो है प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। इन्होंने यहाँ का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है। सेनेगल की अगर हम बात करते हैं कैपिटल डाकार है, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। साथ ही आपको जानना चाहिए पोर्तुगल के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने लुइस मोंटेनेग्रो, ठीक है, इनको कंट्री का नया प्राइम मिनिस्टर जो है नामित किया है। वहीं आपको जानना चाहिए वियतनाम का जो लेजिस्लेचर है इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट वो थी अन स्वान को एक्टिंग हेड नियुक्त किया है इस देश का। The Indian Employment Report 2024 was released by the International Labour Organization and which other institution or organization? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और किस अन्य संस्था या संगठन द्वारा जारी की गई? सही आंसर ऑप्शन सी है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए इंडिया का जो यूथ है, ठीक है, जो पूरा अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स है ना हमारे देश में, उसमें जो इंडिया का यूथ है वो 83% है उस अनएम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स में। और जो इस तरह के यंगस्टर्स हैं जो सेकेंडरी या फिर हायर एजुकेशन जिन्होंने की हुई है, ठीक है, उनका जो शेयर है अनएम्प्लॉयड यूथ में वो लगभग डबल हुआ है। साल 2000 में 35.2% था, वहीं 2022 में 65.7% हो गया है। ऐसा कहा गया है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 में, जिसे रिलीज़ किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ISD के द्वारा। इसमें बताया गया है कि जो यूथ एम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट है ये 2000 से लेकर 2019 के बीच में बढ़ा, लेकिन उसके बाद जो है घटा है, ठीक है, पेंडेमिक ईयर्स में ये घटा है। यही बताया गया है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसमें भी जो है गिरावट देखी गई है 2000 से 2018 के बीच में। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वर्कर्स ये इनफॉर्मल वर्क में इंगेज रहे, फॉर्मल वर्क नहीं, इनफॉर्मल वर्क में इंगेज रहे। जबकि अगर हम रेगुलर वर्क की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो इंगेजमेंट है उसका जो शेयर है वो साल 2000 के बाद तो बढ़ा, लेकिन 2018 के बाद फिर से डिक्लाइन होना शुरू हो गया।
जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो 3 गुना जो है बढ़ा है। 2000 में 5.7% था, वहीं 2019 में 7.15% हो चुका, लेकिन उसके बाद 2022 में फिर से गिरा है, 12.1% रहा है। इंडिया में जो है माइग्रेशन रेट लगभग 40% हो जाएगा 2030 में, और अर्बन पॉपुलेशन ये 607 मिलियन हो जाएगी। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of 1 lakh rupees on which city-based Excellent Cooperative Bank Limited। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहर स्थित एक्सीलेंट सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मुंबई। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 लाख रुपए का जो है मौद्रिक जुर्माना लगाया है एक्सीलेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र पर। 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है स्टैंडर्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड औरंगाबाद महाराष्ट्र पर। 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वेस्ट बंगाल पर। 6 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मंडी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हिमाचल प्रदेश पर। और 75,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है राजपालयम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर। How much money will the center borrow via the issuance of government securities in the April to September period of fiscal year 25? वित्त वर्ष 2025 की अप्रैल से सितंबर अवधि में केंद्र सरकार प्रतिभूतियों को जारी करके कितना पैसा उधार लेगा? सही आंसर ऑप्शन सी है, 7.50 लाख करोड़ रुपीस। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अप्रैल से सितंबर का जो पीरियड रहने वाला है फिजिकल 25 का, इसमें 7.5 लाख करोड़ रुपए जो है बोरो करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करके। ठीक है, अच्छा, जो गवर्नमेंट का पूरे साल भर का जो वित्त वर्ष का जो टारगेट है बोरो करने का, उसका ये 53.08% है। 7.50 लाख करोड़ जो है वो उस पूरे टारगेट का 53.08% है। तो गवर्नमेंट का टारगेट क्या है पूरे फिजिकल ईयर में जो है जो बोरो करने का, वो है 14.13 लाख करोड़। ठीक है, तो इसका आप जो 53.08% यानी कि 7.50 लाख करोड़ रुपए जो है ये अभी उधार ले लेगा पहले के 6 महीनों में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पर इस तरह के जो बोरोइंग प्रोग्राम से इनको मैनेज करती है और बॉन्ड्स इशू करती है ऑक्शंस के थ्रू हर फ्राइडे को। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि ये जो है एक नई न्यू डेट सिक्योरिटी ऑफ 15 ईयर टेन्योर इसको भी इंट्रोड्यूस करने वाली है, और इसके जरिए 1.04 लाख करोड़ रुपीज़ बोरो करेगा ये फर्स्ट हाफ में इस फिस्कल ईयर के। और जो बोरोइंग है इस तरह की सिक्योरिटीज़ के थ्रू ये 13.87% रहेंगी टोटल बोरोइंग्स की। साथ ही गवर्नमेंट 12,000 करोड़ रुपए भी बोरो करेगा ग्रीन बॉन्ड्स इशू करके। विच प्लेस हैज़ बीन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज द सोल जियो हेरिटेज साइट इन तेलंगाना? किस स्थान को आधारिक तौर पर तेलंगाना में एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, पांडवुला गुट्टा। देखिए, पांडवुला गुट्टा इसको फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है तेलंगाना के जयशंकर भोपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट में। किसके द्वारा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऐसा कहा जाता है जो पांडवास थे महाभारत की, ठीक है, वो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुके थे अपने वनवास के दौरान। साथ ही राजस्थान गवर्नमेंट ने रामगढ़ क्रेटर को, जो कि बारान डिस्ट्रिक्ट में है, इसको भी जियो हेरिटेज साइट नियुक्त किया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हाउ मच हैज़ गूगल बीन फाइंड बाय फ्रेंच रेगुलेटर्स फॉर ब्रीचिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डील? बौद्धिक संपदा सौदे का उल्लंघन करने पर फ्रांसीसी नियामकों ने गूगल पर कितना जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 250 मिलियन यूरोज़। देखिए, गूगल पर जो है 250 मिलियन यूरोज़ का फाइन लगाया गया है फ्रेंच रेगुलेटर्स द्वारा, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित इश्यूज़ हैं उनको इसने पालन नहीं किया है। तो जो गूगल का जो AI पावर्ड चैटबॉट है बार्ड, जिसे अभी इन्होंने जेमिनी नाम दे दिया है, तो ये जो न्यूज एजेंसीज़ हैं, जो पब्लिशर्स हैं, उनका कंटेंट तो यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट कर देता है और उनको बताता नहीं है, ठीक है, या फिर उनको जो क्रेडिट देना है, जो भी मतलब डील वगैरह हुई हो, ठीक है, वो छुपा के रखता है। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े तो ये एक मैसेज है नम्रता वर्मा जी का। तो इन्होंने SBI PO जो है क्लियर कर लिया है, और ये हमारे साथ जुड़ी रही करंट अफेयर्स हमारी सोर्स से इन्होंने पढ़ा था, ठीक है, और इनका ये मैसेज मैंने सोचा आपके साथ एक बार शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों में भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप लोग सही प्लेटफॉर्म पर जो है अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। यही उद्देश्य रहता है मेरा कि आप लोगों को ये इस तरह के मैसेज दिखाता रहूँ, आप में कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ, अगर हम इन करंट अफेयर्स को सही से पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। एक और है ये सुएज झा, ठीक है, तो ये तो कई एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो चुके हैं, RRB PO भी बन चुके हैं, NIACL में भी है,
और अब SBI PO भी इन्होंने निकाल दिया है। ये भी हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं और इन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। ठीक है, तो दोनों जो है मैसेज आपके सामने है। तो अगर आप सही से पढ़ेंगे करंट अफेयर्स तो आपका सिलेक्शन जो है बिल्कुल पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है आपको। अकॉर्डिंग टू द FICCI IBA Banker Survey, which sector of banks reported better asset quality in terms of non-performing assets (NPAs)? FICCI IBA बैंकर सर्वेक्षण के अनुसार गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के मामले में किस क्षेत्र के बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता बेहतर थी? सही आंसर ऑप्शन सी है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देखिए, एक सर्वे किया गया है FICCI IBA बैंकर सर्वे। इसमें बताया गया है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इंडिया में, ठीक है, पिछले 6 महीनों की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पर जो NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसमें रिडक्शन देखने के लिए मिला है। NPA जो है घटा है। जबकि अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो 67% ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ही केवल डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। इसमें भी बताया गया कि 77% ऑफ द रिस्पोंडेंट बैंक्स में जो है NPA लेवल डिक्रीज हुआ है। यानी कि जो मतलब जितने बैंकों ने यहाँ पर इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया उनमें 77% बैंक जो है कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो NPA है उसमें डिक्रीज देखने को मिला है। साथ ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो है बेटर एसेट क्वालिटी है, यदि हम प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपेयर करें। बेटर एसेट क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए पब्लिक सेक्टर बैंक है, 100 करोड़ का NPA है वहाँ पर, ठीक है, लेकिन उन्होंने पिछले 6 महीनों में उसे घटाकर 50 करोड़ कर दिया है। इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उनका NPA 100 करोड़ है, लेकिन पिछले 6 महीनों में उनका जो NPA है वो जो है 70 करोड़ ही हो पाया है। जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक का कितना हो गया था? 50 करोड़ तक जो है पहुंच गया था। ठीक है, तो कम किया उन्होंने। तो असेट क्वालिटी किसकी अच्छी हुई? अब भाई NPA उनका कम हुआ ना पब्लिक सेक्टर बैंक का, तो एसेट क्वालिटी उनकी बेहतर हुई। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया है। यही हमारा क्वेश्चन भी था। आपको जानना चाहिए 18th राउंड था ये FICCI IBA बैंकर सर्वे का। ये जुलाई से दिसंबर 2023 का पीरियड का रहा है। टोटल 23 बैंक्स, जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स, इन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। What is India's revised GDP growth forecast for financial 2024-25 according to S&P Global? S&P Global के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 6.8%। देखिए, S&P ग्लोबल ने इंडिया की जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ फोरकास्ट है फाइनेंशियल 2024-25 के लिए, इसको 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है और 6.8% अप कर दिया है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये जो सेंट्रल बैंक या फिर गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्शन है 7%, उससे कम ही है। इसने कहा है कि फिस्कल 24 में 7.6% भारत की ग्रोथ रहने वाली है। इसने रिपोर्ट जारी की है इकोनॉमिक आउटलुक एशिया पैसिफिक 2024 क्वार्टर सेकेंड, APAC बाइट्स इट्स टाइम ऑन मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग। साथ ही इंडिया की जो GDP ग्रोथ प्रेडिक्शन है फिस्कल 26 एंड 27 के लिए इसने 7% रखी है। Which of the following has become the first country in Southeast Asia to recognize same-sex marriage? निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, थाईलैंड। आपको जानना चाहिए थाईलैंड के लॉ मेकर्स ने एक लेजिस्लेशन पास किया है जिसके तहत सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी कि अलाउ कर दिया गया है। और इस तरह से जो थाईलैंड है ये साउथ ईस्ट एशिया में पहला देश बन गया है जो गे एंड लेस्बियन कपल्स को मैरिज राइट्स प्रोवाइड कराता है। इसी के साथ थाईलैंड एशिया में तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया है। इससे पहले ताइवान और नेपाल ऐसा कर चुके हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो लगभग जो है 40 कंट्रीज़ इस तरह की रिकॉग्नाइज कर चुकी हैं सेम सेक्स मैरिज को। थाईलैंड की बात करते हैं, कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी थाई बैट है और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के श्रीता थाविसिन। Where is the Francis Scott Key Bridge that recently collapsed after the container ship Dali struck one of its support pillars? फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज कहाँ है जो हाल ही में कंटेनर जहाज डाली द्वारा इसके एक समर्थन स्तंभ से टकराने के बाद ढह गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, काफ़ी चर्चा में रहा है करंट अफेयर। 26 मार्च 2024 की बात है। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज जो कि पेटाप्सको रिवर पर स्थित है और ये कहाँ पर आता है? यूनाइटेड स्टेट्स में जो मैरीलैंड स्टेट है वहाँ पर एक बाल्टीमोर पोर्ट है। ठीक है, तो उसी के पास है ये फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज। तो एक कंटेनर शिप जिसका नाम डाली है, ये इसके पिलर से टकरा गई, इस ब्रिज के पिलर से, और ये ब्रिज जो है ढह गया है।
और जो पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर है इसको भी अब क्लोज कर दिया गया है। व्हाट इज कल्प स्वर्ण? कल्प स्वर्ण क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, अ न्यू ड्वार्फ वैरायटी ऑफ कोकोनट। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज शोभा करंजलजे, इन्होंने हाल ही में कोकोनट की एक नई ड्वार्फ वैरायटी रिलीज़ की है जिसका नाम है कल्प स्वर्ण। साथ ही कोकोआ की 2 नई हाइब्रिड वैरायटीज़ भी लॉन्च की गई हैं जिन्हें डेवलप किया है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कासरगोड केरल द्वारा। तो ये कोका की वैरायटीज़ हैं VTL-CH1 और VTL-CH2। तो हाई फैट और न्यूट्रिएंट कंटेंट्स इनमें हैं। What is the name of the co-branded card launched by SBI Cards and Titan? SBI कार्ड और टाइटन द्वारा लॉन्च किए गए सह ब्रांडेड कार्ड का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, टाइटन SBI कार्ड। देखिए, SBI कार्ड जो कि कंट्री की लार्जेस्ट प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड इशूअर है, इसने टाइटन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर टाइटन SBI कार्ड लॉन्च किया है। और कुछ न्यूज़ देख लेते हैं फाइनेंस से संबंधित। आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की, इन्होंने एक यूनिफाइड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ABHFL फिनवर्स, जो भी होम लोन कस्टमर्स हैं उनके लिए। स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने को लैंडिंग पार्टनरशिप साइन की है टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ टू प्रोवाइड लोन्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप्स एट मोर अफोर्डेबल रेट्स। विच बैंक लॉन्च द फ्लैश पे रुपे स्मार्ट की चेन इन पार्टनरशिप विद NPCI फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स? किस बैंक ने संपर्क रहित भुगतान के लिए NPCI के साथ साझेदारी में फ्लैश पे रुपे स्मार्ट की चेन लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, फेडरल बैंक। आपको जानना चाहिए, फेडरल बैंक ने रुपे स्मार्ट की चेन जिसका नाम फ्लैश पे है इसको लॉन्च किया है ताकि कॉन्टैक्टलेस NCMs यानी कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेमेंट्स की जा सकें जो भी मेट्रो स्टेशन हैं या फिर POS टर्मिनल्स हैं उन पर। तो यहाँ पर कस्टमर्स बिना पिन के 5,000 रुपये तक की पेमेंट कर सकते हैं। वहीं पिन की ज़रूरत पड़ेगी अगर 5,000 से ज़्यादा की जो है पेमेंट करते हैं। और पर डे लिमिट किसी भी POS टर्मिनल पर 1 लाख रुपये रहने वाली है। फ्लैश पे अलाउज यूजर्स टू मेक सिक्योर पेमेंट्स विद जस्ट अ टैप, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर फिजिकल कार्ड्स और कैश। Who has been selected as the chairman and managing director of the New India Assurance Company by the FSIB? FSIB द्वारा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, गिरिजा सुब्रमण्यम। देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो ने गिरिजा सुब्रमण्यम को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का, और भूपेश सुशील राहुल को CMD नियुक्त किया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का। आपको बता दें, ये पोस्ट जो CMD की है यूनाइटेड इंडिया में, ये खाली थी फरवरी 2024 से ही, क्योंकि सत्यजीत त्रिपाठी का रिटायरमेंट हो गया था। और न्यू इंडिया एश्योरेंस में भी ये पोस्ट खाली थी क्योंकि नीरजा कपूर का जो है टेन्योर पूरा हो चुका था। गिरिजा सुब्रमण्यम इससे पहले CMD रह चुके हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया में, और BS राहुल जनरल मैनेजर हैं सेम कंपनी में। Which airline was named as the Airline of the Year at the Air Transport Awards 2024 held in Greece, Athens? ग्रीस के एथेंस में आयोजित एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2024 में किस एयरलाइन को एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिगो। देखिए, बजट एयरलाइन इंडिगो, इसे एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया है एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में, जो कि ग्रीस के एथेंस में संपन्न हुए। तो ये जो 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स हैं, इनको हर्मिस की पार्टनरशिप में मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया है। हर्मिस की अगर हम बात करें तो एक एयर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ATN एयर ट्रांसपोर्ट न्यूज़ इसके साथ मिलकर भी इन अवार्ड्स को आयोजित किया गया। इंडिगो आप सभी जानते हैं हाल ही में इंडिया की फर्स्ट कैरियर बनी है जिसने 2000 डेली फ्लाइट्स ऑपरेट की हैं और 100 मिलियन पैसेंजर्स एक साल में कैरी किए हैं। What is the name of the new species of deep sea isopod discovered off the कोल्लम कोस्ट, केरल? केरल के कोल्लम तट पर खोजी गई गहरे समुद्र में आइसोपोड की नई प्रजाति का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है, ब्रूसेथोआ इसरो। देखिए, रिसर्चर्स ने जो डीप सी आइसोपोड है इसकी नई स्पीसीज का नाम जो है रखा है इसरो के नाम पर, और इसे डिस्कवर किया गया है कोल्लम कोस्ट, केरल में। ठीक है, और ये किस जीनस से बिलोंग करती है? ब्रूसेथोआ। ठीक है, और इसका नाम रखा गया है ब्रूसेथोआ इसरो, जो इंडियन स्पेस रिसर्च आपकी ऑर्गेनाइजेशन है,
इसरो, ठीक है, उसके जो सक्सेसफुल स्पेस मिशंस हैं उन्हीं के सम्मान में इस स्पीसीज़ का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। घोषित हुआ इसरो। विच एजेंसी नेम्ड एन एस्टेरॉइड आफ्टर इंडियाज प्रोफेसर जयंत मूर्ति? किस एजेंसी ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम भारत के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा है? सही आंसर ऑप्शन बी है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। देखिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक एस्ट्रॉइड का नाम इंडिया के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा है, जो कि डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट हैं और इंटरस्टेलर मीडियम, अल्ट्रावाइल्ड एस्ट्रोनॉमी और स्पेस मिशन पर अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। एस्ट्रॉइड को पहले कहा जाता था 2005 EX296 और अब इसको नाम दिया गया है 215884 जयंत मूर्ति। इस एस्ट्रॉइड को डिस्कवर किया गया था MW बुई के द्वारा एट किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी एरिजोना USA 2005 में। Which IT has transferred the technology for the commercial production of India's first recombinant vaccine for the swine fever virus to Biomed प्राइवेट लिमिटेड? किस IIT ने स्वाइन फीवर वायरस के लिए भारत के पहले पुनः संयोजक टीके के व्यावसायिक उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी है? सही आंसर ऑप्शन डी है, IIT गुवाहाटी। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, इसने जो इंडिया की फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है स्वाइन फीवर वायरस के लिए, तो इसका जो प्रोडक्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र कर दी है बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को। तो अब इसका कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाएगा। आप बाकी जानते ही हैं कि ये जो स्वाइन फीवर है ना, ये जो है काफ़ी कंटेंजियस है, ख़ास करके पीक्स में, है ना। ह्यूमन के लिए तो कोई ख़तरा नहीं है इससे। और भारत में अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखें या फिर बिहार, केरल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में देखें तो काफ़ी केसेस यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। व्हाट वाज इंडियाज़ करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 2024? पूछ रहे हैं कि फिजिकल ईयर 2024 की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का चालू खाता घाटा कितना रहा? सही आंसर ऑप्शन सी है, 1.2%। देखिए, इस तरह क्वेश्चंस भी महत्वपूर्ण रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो आपको रटनी ही होती हैं ये चीज़ें। इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये नैरो हुआ है, यानी कि कम हुआ है। अगर हम बात करते हैं अक्टूबर से दिसंबर का जो थर्ड क्वार्टर रहा है फिजिकल 2024 का, इसमें तो इसमें जो CAD रही है हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट, ये 10.5 बिलियन US डॉलर रही है, या फिर आप कहें कि GDP की 1.2% रही है। वहीं अगर हम इससे पहले वाले क्वार्टर में देखें, मतलब इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में देखें जो 2023 वाला रहा, उसमें कितनी थी? ये 16.8 बिलियन US डॉलर थी, या फिर आप कहें 2% ऑफ GDP थी। ठीक है, तो इस बार कम हुई है। अच्छा, जो सेकंड क्वार्टर रहा इस फिजिकल 2024 का, उसमें हमारे कंट्री की जो CAD रही करंट अकाउंट डेफिसिट, ये 11.4 बिलियन US डॉलर रही है, या फिर 1.3% ऑफ GDP रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट आप सभी जानते ही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का जो डिफरेंस होता है वही करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है। अप्रैल, अब हम थोड़ा और बड़ी पिक्चर देखें तो अप्रैल से दिसंबर 2023 तक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें कंट्री की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये 1.2% ऑफ GDP रही, जबकि अगर हम इससे पहले देखें अप्रैल से दिसंबर 2022 में, तो ये 2.6% ऑफ GDP थी। द मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिसिट ये 71.6 बिलियन US डॉलर रही है फिजिकल 2024 के थर्ड क्वार्टर में, है ना। और अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर में जो करंट फिजिकल ईयर है, जो करंट फिजिकल है, ठीक है, इसमें सर्विसेज एक्सपोर्ट ये 5.2% से ग्रो किया है। हु वॉज नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एवरेडी? एवरेडी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, नीरज चोपड़ा। देखिए, रेनिंग ओलंपिक एंड एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट इन जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एवरेडी का। अच्छा, और कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। कैस्ट्रोल जो कि सब्सिडरी है BP ग्रुप की, और इसने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एशियन ग्रेनिटो इंडिया, इसने रणबीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। व्हाट इज़ द मिनिमम कैपेसिटी रिक्वायरमेंट फॉर अ ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित हाइड्रोजन हब स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षमता कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 1 लाख MTPA। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसने कुछ स्कीम गाइडलाइंस इशू की हैं जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके तहत जो ग्रीन हाइड्रोजन हब सेट किए जाएंगे, तो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस इन्होंने यूज़ की है।
इन्होंने कहा है जो हब है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कम से कम 1 लाख MTPA की, ठीक है, मेट्रिक टन पर एनम की उसकी कैपेसिटी रहनी चाहिए, 1 लाख मेट्रिक टन पर एनम, है ना। और अगर इस हायर कैपेसिटी है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। आपको जानना चाहिए जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसके तहत कम से कम 2 ग्रीन हाइड्रोजन हब तैयार किए जाने हैं फिजिकल 26 तक, और इसके लिए बजट भी दिया गया है 200 करोड़, मतलब 100 करोड़ ईच हब के लिए। हाइड्रोजन हब आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ रीजन विद अ नेटवर्क ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड एंड यूज विद सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ठीक है, ये सभी सुविधाएं एक जगह पर हों उसको बोलते हैं हाइड्रोजन हब। पोर्ट्स के पास भी हो सकता है या फिर इनलैंड में भी हो सकता है। विच फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन इंडिजिनियस हाइड्रोक्सीयूरिया ओरल सस्पेंशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिकल डिजीज इन चिल्ड्रन? किस दवा निर्माता ने बच्चों में सिकल रोग के इलाज के लिए भारत के पहले घरेलू स्वदेशी हाइड्रोक्सीयूरिया ओरल सस्पेंशन की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है, एकॉम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। देखिए, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एकॉम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इसने कहा है कि इंडिया की फर्स्ट होम ग्रोन इंडिजीनियस हाइड्रोक्सीयूरिया ओरल सस्पेंशन हमने बना ली है, जिसके तहत जो बच्चे हैं उनमें सिकल डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और जो इसका प्राइस है, जो ग्लोबल प्राइस है ना विश्व भर में, उसका 1% इन्होंने प्राइस रखा है। तो बेसिकली वैसे तो 77,000 रुपये में जो है मिलती है ये ड्रग, लेकिन इन्होंने प्राइस रखा है केवल 600 रुपये। नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2003 को लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश से। How many members are there in the expert committee appointed by the Supreme Court for the preservation of the Great Indian Bustard? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति में कितने सदस्य हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है 7। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसकी अध्यक्षता धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़ ने की, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे, इन्होंने एक 7 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। किस लिए? जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इनके संरक्षण के लिए, और ये कमेटी जुलाई 2024 तक अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करेगी। द एक्सपर्ट कमेटी विल डिटरमाइन द स्कोप, एक्सटेंट एंड फिजिबिलिटी ऑफ अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन्स इन एरियाज आइडेंटिफाइड एज प्रायोरिटी स्पॉट्स फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, जो राजस्थान गुजरात में जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं, ठीक है, उनके देखेंगे कहाँ पर इनको खतरा है जो उन लाइन्स से जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं। Which two organizations signed a working arrangement to establish cooperative relations between India and the European Union in law enforcement? कानून प्रवर्तन में भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने के लिए किन 2 संगठनों ने एक कार्य व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड यूरोपोल। देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI और यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ इन्फोर्समेंट कॉरपोरेशन यानी कि यूरोपोल, इन्होंने एक वर्किंग अरेंजमेंट साइन किया है जिसके तहत जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं इंडिया की और यूरोपोल की, ये आपसी सहयोग से कार्य करेंगी। यूरोपोल की अगर हम बात करें यानी कि यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ इन्फोर्समेंट कॉरपोरेशन, ये यूरोपियन यूनियन की एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। स्थापना 1998 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स द हेग नीदरलैंड्स में है। Which city has overtaken Beijing to become Asia's billionaire capital according to Hurun Research 2024 Global Reach List? हुरन रिसर्च की 2024 ग्लोबल रीच लिस्ट के अनुसार कौन सा शहर बीजिंग को पछाड़कर एशिया की अरबपति राजधानी बन गया है? सही आंसर ऑप्शन सी मुंबई है। देखिए, यहाँ पर आप ये इमेज भी देख सकते हैं कहाँ पर सबसे ज़्यादा रीच रहते हैं। ये टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर कर दिया, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, इस तरह की इमेज वहाँ पर हम शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो पिक्चर से आपको ज़्यादा समझ में आता है जब इस तरह के चार्ट बनकर आते हैं। तो कई सारी इमेज मैं आप शेयर करता रहता हूँ, वहाँ पर न्यूज़ भी शेयर करता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम पर ज़रूर हमें ज्वाइन करें, लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल इस न्यूज़ के बारे में देखते हैं। देखिए, हुरन रिसर्च की एक 2024 ग्लोबल रीच लिस्ट जो है जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि बीजिंग का जो 16,000 स्क्वायर किलोमीटर में जितने बिलियनियर्स रहते हैं उससे ज़्यादा मुंबई के केवल 603 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, और मुंबई जो है एशिया की बिलियनियर कैपिटल बन गई है पहली बार, यानी कि एशिया में अगर हम सबसे ज़्यादा बिलियनियर की बात करें किसी सिटी में तो मुंबई में है। जहाँ चाइना में अगर देशों के मामले में तो चाइना खैर आगे है भारत से, लेकिन अगर हम सिटीज़ की बात करें तो मुंबई पहले मुंबई जो है चाइना से आगे निकल चुकी है एशिया में।
चाइना में 814 बिलियनर्स हैं, वहीं इंडिया में 271 हैं। लेकिन मुंबई में 92 बिलियनर्स हैं, वहीं बीजिंग में 91 बिलियनर्स हैं। ठीक है, तो मुंबई आगे है। अगर हम ग्लोबली बात करें तो मुंबई ज़्यादा पीछे नहीं है, केवल तीसरे नंबर पर है बिलियनर्स के मामले में। इससे आगे न्यूयॉर्क है जहाँ पर 119 बिलियनर्स हैं, और न्यूयॉर्क के बाद लंदन है जहाँ पर 97 बिलियनर्स हैं। 2023 में भारत ने 94 नए बिलियनर्स ऐड किए हैं, जो कि किसी भी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, यूएस की बाद में बात करते हैं, और 94 नए बिलियनर्स ऐड किए हैं, तो इसके साथ इंडिया की टैली 271 पहुंच गई। बिलियनर आप सभी जानते हैं, 1 बिलियन इन्वेस्टर की वेल्थ जिसके पास होती है उसे बिलियनर बोलते हैं। अच्छा, मुंबई की जो टोटल बिलियनर वेल्थ है वो 445 बिलियन यूएस डॉलर है, जबकि बीजिंग की जो टोटल बिलियनर्स की वेल्थ है वो 265 बिलियन यूएस डॉलर है। एलन मस्क ये जो है रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड में। पिछले 4 सालों में 3 बार ये रिचेस्ट पर्सन डिक्लेयर किए गए। और अगर हम भारत से बात करें तो मुकेश अंबानी जो है भारत में टॉप पर हैं, और वैसे 10वीं पोजीशन पर हैं ग्लोबली। गौतम अडानी 15वें नंबर पर हैं। अगर हम कलेक्टिव वेल्थ की बात करें इंडियन बिलियनर्स की, तो ये 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, या फिर 7% ऑफ द टोटल वेल्थ। जो एवरेज एज है इंडियन बिलियनर्स की वो 67 ईयर्स है। डोमिनेंट इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर बिलियनर्स सबसे ज़्यादा हैं वो फार्मास्यूटिकल्स है, फिर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स हैं, और फिर केमिकल्स हैं। वहीं आपको जाना चाहिए सबसे ज़्यादा बिलियनर्स चाइना में है 814, उसके बाद फिर यूएसए में है 800। ठीक है, कंट्रीज़ के मामले में चाइना टॉप पर है। लेकिन अगर हम सिटीज़ के बारे में बात करें तो मुंबई जो है बीजिंग से आगे आ चुकी है। ठीक है, तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही आप हमें करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ। हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।